बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है श्रम प्रभाविकी और भीतरी बाहरी सज्जा। आज हम बात करेंगे इसकी मूलभूत संकल्पनाओं की। ठीक है, किसी स्थान की सज्जा डिज़ाइनिंग का मुख्य उद्देश्य कार्यशीलता प्राप्त करना है। ऐसा सही परिवेश निर्मित करना है जो कम लागत से ग्राहक द्वारा निर्धारित बजट में बनाया गया हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक डिज़ाइन को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। किसी स्थान के डिज़ाइनर में पहला चरण ग्राहकों के साथ बातचीत करना होता है। उसकी जीवन शैली, आवश्यकता, प्रयोजनों, रुचियों और संभावित बजट, निर्मित स्थान के क्षेत्र का ज्ञात करना भी होता है। इसे ग्राहक परियोजना रूपरेखा, क्लाइंट प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी कहते हैं। एक प्रश्न बन के आ सकता है, क्लाइंट प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्या किसे कहते हैं? तो ये उसका उत्तर है, प्रश्न बन के आपके आ सकता है ना। इसके बाद डिज़ाइनर को निर्मित स्थान का नक्शा अथवा मौजूदा स्थल के भौतिक माप को लेने के लिए उसमें कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का विवरण, इसके अभिविन्यास, स्थान, दरवाजे, खिड़कियों के स्थान, उसके खुलने की दिशा, स्तंभों, बीम, कड़ी अवस्थित और भवन निर्माता की द्वारा निर्दिष्ट भीतरी और बाहरी भारवाही दीवारों का निर्माण वर्णन किया जाता है। इसमें डिज़ाइनर के स्थान का नक्शा बनाना है। सेवार्थी की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए भीतरी दरवाजों रूपांतरण, स्थान, कक्ष, प्रयोजनों के आधार पर फर्नीचर जैसे फर्श पैटर्न के अनुसार आदि की रूपरेखा बनाने में सहायता मिलती है। वहीं सेवार्थी से मिलने के बाद उसमें अनेक दौर से वार्ताएं, दोनों पक्षों की अत्यधिक चर्चाएं शामिल हो सकती हैं। 3-4 भिन्न नक्शे बना सकती हैं जिसमें कि एक नक्शे में अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाता है, जिसके त्रिविम दृश्य तैयार किए जाते हैं। आंतरिक डिज़ाइन को रचनात्मकता होना चाहिए, उसके ड्राफ्ट बनना, बातचीत की में कौशल के निपुण होना भी आवश्यक होता है। चयनित व स्वीकृत किए गए नक्शे के आधार पर पूरी योजना के लिए अनुमानित बजट तैयार किया जाता है, जिसमें सामग्रियों की लागत, श्रमिक लागत, परिवहन लागत आदि के साथ ही आंतरिक डिज़ाइनर द्वारा दी जाने वाली फीस भी शामिल होती है, जिसमें परियोजना कार्य के पूर्ण होने के समय सारणी के साथ ही चरण, आवश्यकता, भुगतान की शर्तें, नियम शामिल होता है। श्रमिक लागत के विभिन्न कारीगरों जैसे बढ़ाई, पुताई वाला, टाइल लगाने वाला, कलाकार, तकनीक कौशल वाले व्यक्ति जैसे कि सिविल काम में राजमिस्त्री, बिजली वालों की सेवाओं प्राप्त करने में शामिल होती है। इस प्रक्रिया में डिज़ाइनर के विभिन्न कामों जैसे कि टाइल, पुताई, फर्नीचर के डिज़ाइन, पॉलिश, विशेष प्रभावों, आभासी छत, प्रकाश व्यवस्था, नल, दरवाजे, खिड़कियों की फिटिंग आदि की उपयुक्त सस्ती सामग्री के चयन करने में भी सहायता होती है। ग्राहक द्वारा बजट को स्वीकृति कर दिया जाता है तो उसके बाद कार्य नक्शा तैयार कर लिया जाता है, जिसमें आयामों के निर्दिष्टों के साथ वितरण तैयार किए जाते हैं ताकि डिज़ाइनर द्वारा सोची गई और ग्राहक द्वारा पसंद की गई योजना के अनुसार कारीगर स्थान निर्मित कर सके। डिज़ाइनर सामान्यतः जानकारी विशेषज्ञता के आधार पर परियोजना की सामग्री, डिज़ाइनर रंगों का चयन के लिए आंकलित लागत व ग्राहक द्वारा उचित निर्णय के मार्गदर्शन करते हैं। सामग्री की स्वीकृति के जाने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं और पूर्ण व आंशिक भुगतान की वस्तुओं को कार्यस्थल पर भेज दिया जाता है। आंतरिक डिज़ाइन की सेवार्थी अपने बीच डिज़ाइनर, कारीगर, आपूर्तिकर्ता, परिवहन लागत आदि के सभी प्रकार के लेनदेन का हिसाब रखना जरूरी होता है। आजकल आंतरिक डिज़ाइनर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इसके ग्राहक वास्तव में निर्मित रचना को देख सकते हैं। बड़ी परियोजना सृजनात्मकता, निर्देशन अथवा डिज़ाइनर का उत्पाद विकास, संरचनात्मक मॉडल, कंप्यूटर नकल आदि का उपयोग द्वारा विस्तृत डिज़ाइनर बन जाता है। अनेक अन्य पेशों से विपरीत डिज़ाइनर पेशे के लिए अपरिहार्य रूप से प्रबल अभिरुचि के साथ ही सर्जनात्मक प्रतिभा अनिवार्य आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय की चुनौती यह है कि प्रत्येक परियोजना भिन्न होती है। डिज़ाइनरों की सफल ग्राहक की उसकी उम्मीद व कल्पना के बढ़कर है। आंतरिक सज्जा उसके ग्राहक की संतुष्टि देने की क्षमता पर निर्भर करता है। उसमें अपनी कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, प्रतिभा के उपयोग के साथ ही कुछ कौशल, कलात्मक, तकनीकी, अंतर्वैयक्तिक व प्रबंधकीय कौशल होना चाहिए। इन्हें स्वप्रेरित होना चाहिए, विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन के रूप में कार्य करे। दायरे के बाहर सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें जीविका कैरियर के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के रूप में आंतरिक डिज़ाइनर के कुछ वर्षों तक काफ़ी प्रचलित हो गया था। इस विषय में तकनीक पाठ्यक्रम का औपचारिक प्रशिक्षण आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है। भारत में कुछ प्रतिष्ठित संस्थान आंतरिक डिज़ाइनर के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट, स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा हो सकता है। पाठ्यक्रम की अवधि और शुल्क विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग होते हैं। पाठ्यचर्या की विभिन्न मॉडल पाठ्यक्रम इस प्रकार हो सकते हैं। आंतरिक डिजाइन के मौलिक सिद्धांत, ये कला के सिद्धांत के तत्वों को समझने, आंतरिक डिजाइन और उसके उपयोग को समझने पर जोर देते हैं। इसे किसी स्थान के आंतरिक डिजाइन को नया रूप प्रदान करने के लिए संतुलन व समन्वय प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री साज सज्जा की जानकारी, डिजाइनरों को विभिन्न सामग्रियों और उसकी विशेषताओं, जैसे डिजाइनर के अनुसार विभिन्न सामग्रियों का आकार, माप, वजन, रंग व उपयोग में आसानी, उपयुक्त सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्थान की योजना, आंतरिक डिजाइन के विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी डिजाइन किए जाने वाले आंतरिक स्थानों को, लोगों के व्यवहार का पता लगाना, किस प्रकार आंतरिक परिवेश लोगों की भावनाएं और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित करता है। नक्शे की योजना, उपयोगकर्ता समूह की आवश्यकता, किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि, मानवमितीय मापों, मानव शारीरिक आयामों आदि के आधार पर स्थान की आवश्यकताओं पर ध्यान में रखकर बनाई जाती है। विभिन्न शैलियों की जानकारी, जो लोग सेट डिज़ाइन, फिल्म, थिएटर, विज्ञापन आदि के लिए सेवा क्षेत्र डिज़ाइनिंग के विशेषज्ञ होते हैं, उनके लिए कुछ जानकारी और कौशल आवश्यक होता है। इसमें सेट की थीम, रेस्तरां, होटल डिज़ाइन के आधार पर ऐतिहासिक समकालीन शैली के निर्मित किए जाते हैं। आंतरिक डिज़ाइन के रूप में उसे अक्सर अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है ताकि उसे बदलते चयन प्रवृत्तियों की जानकारी रहे। दृश्य प्रभाव, पाठ्यक्रम में हमें किसी स्थान की आंतरिक सज्जा की योजना बनाने के दौरान निर्मित होने वाले विभिन्न प्रभावों के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इंटीरियर डिज़ाइन में दृश्य प्रभावों के लिए ऑटोकैड 3D मैक्स त्रिमिम के कंप्यूटर प्रयोगों में ग्राहक को उसके दृश्य प्रभाव दिखाने का डिज़ाइनर में सहायता मिलती है। सुरक्षा के नियम, उपयोगकर्ता निवासी की सुरक्षा के सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। डिज़ाइनर को लागू करने वाले नियमों और उन नियमों को अनुसार काम करना आवश्यक होता है। प्रकाश व्यवस्था, एक व्यवसायी डिज़ाइनर के रूप में आपको आंतरिक सज्जा के प्राकृतिक कृत्रिम प्रकाश के प्रभाव को समझने की आवश्यकता, बिजली की फिटिंग के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों को भी जानकारी होना चाहिए। अच्छे डिज़ाइनर के पास वांछित परिवेश प्रदान करने के लिए विद्युत अभिन्यास की विवरण विनिर्देश के साथ उसे लगने के लिए उपयुक्त स्थान की योजना होना आवश्यक है। प्रकाश स्रोत का सही स्थान पर न होने से सही रूप से देख पाना कठिन होता है। इसमें अरुचि, निरस्ता पैदा हो जाती है, जिससे कार्य की उत्पादकता को कम होती है। प्रकाश की योजना बनाने और डिज़ाइन को ज़रूरतों के आधार पर विशेष प्रभाव की पैदा करता है। डिज़ाइन तकनीकों, साधनों का यथार्थ तकनीक, योजनाओं के उत्पादन में शामिल सिद्धांतों, नक्शों, मॉडलों, ड्राइंग आदि की जानकारी होना आवश्यकता। भवन निर्माण, घरों, भवनों, इन इमारतों के निर्माण, मरम्मत से संबंधित सामग्रियों, विधियां और साधनों की जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे बच्चों अभी। आंतरिक डिज़ाइन के अंतर्गत क्षेत्र, इसमें प्रवेश करके आप कुछ ही वर्षों में एक विशेषज्ञ बन सकते हैं। इस व्यवसाय को एक सबसे अच्छा लाभ यह है कि आप व्यवसाय में सदैव कुछ नया कर सकते हैं। कुछ जीविका के अवसर है। कार्य क्षेत्र के बिंदु, आवासीय आंतरिक डिज़ाइनर, फ्लैट, बंगला, विला, फर्नीचर के किसी एक वस्तु का डिज़ाइन बनाना, शोरूम प्रदर्शन डिज़ाइनर, विभिन्न प्रकार के शोरूम में विशेषज्ञ, आंतरिक फर्नीचर, रसोई आदि शोरूम की विशेषज्ञता, वस्त्र पोशाक विशेषज्ञ, विभिन्न वस्त्रों की जानकारी विशेषज्ञ, वस्त्र के चयन, विभिन्न प्रकार के पोशाकों आदि की जानकारी, विशेषताएं। रसोई व स्नानागार डिज़ाइनर, रसोई घर, स्नानागार की सज्जा, उसके क्रियान्वयन में विशेषज्ञता हासिल करना। अब इसमें है ऑटोकैड तकनीक डिज़ाइन, प्रदर्शन, योजना का ड्राइंग, उन्नयन, दृश्य, विभिन्न सॉफ्टवेयर उपयोग कर ड्राइंग का विवरण बनाना। नक्शा नवीन, ऐसे व्यक्ति जो कि योजना नियमावली के विवरण का विस्तार बनाता है। फर्नीचर कंपनी प्रतिनिधि, बिक्री व विपणन में शामिल व्यक्ति है। व्यवसायी, आंतरिक डिज़ाइनर, बैंक, मॉल आदि का डिज़ाइन में विशेषज्ञता। सेवा क्षेत्र डिज़ाइनर, विशेष रूप से रेस्तरां, होटल आदि की नौकरी करने वाले लोग। स्वास्थ्य देखभाल डिज़ाइनर, अस्पताल, स्पा, जिमखाना संबंधी डिज़ाइनर। शिक्षा संस्थागत डिज़ाइनर, शिक्षण व्यवसाय से डिज़ाइनर। प्रकाश व्यवस्था डिज़ाइनर, सिर्फ प्रकाश व्यवस्था करने वाले लोग। देखिए ये इंटीरियर के लिए है। आप लोग इंटीरियर डेकोरेशन का में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर का इंटीरियर कैसे तैयार करना है। रसोई का आर्किटेक्ट है, ये पूरा रसोई के वास्तविक चित्र है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सब चीज़ कहाँ रखेंगे। इसमें शयन कक्ष के लिए ऑटोकैड ड्राइंग के लिए देखिए शयन कक्ष का वास्तविक चित्र। भू डिज़ाइन प्रस्तावना, भीड़भाड़ वाले शहरों में हरियाली, वृक्षों व फूलों के दृश्य को ताजगी लेते हैं, हमारी आत्मा को आनंदित करते हैं। जब परिवेश में हरियाली हो तो साथ खूबसूरती लगता है। भू दृश्य डिज़ाइन की प्रकृति साथ संस्कृति का संयोजन होता है। इसके से पहले क्रमिक रूप से मौजूदा स्थितियों की स्थलाकृति, सामाजिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक, भू वैज्ञानिक जैसे कि अपनी परिप्रेक्ष्य के परीक्षण मूल्यांकन किया जाता है। फिर भी ग्राहक के वांछित तरीके से विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के डिज़ाइन विकसित किया जाता है।
भूदृश्य डिजाइनर व्यवसाय का महत्व। यदि आप भूदृश्य डिजाइनर बन सकते हैं तो आपका ध्यान मुख्य रूप से बाहरी स्थानों पर डिजाइन केंद्रित करने पे होगा, जो कि भवनों के आसपास खुले स्थान, सार्वजनिक स्थान भूदृश्य का डिजाइनर हो सकता है। अनिवार्य रूप से आपका दायित्व डिजाइन की योजना बनाना है, खुले स्थानों का प्रबंधन करना है जिसमें प्राकृतिक व निर्मित परिवेश दोनों होते हैं। भूदृश्य डिजाइनर लोगों को मनोरंजन के लिए नवीन सौंदर्य बोधों के लिए आकर्षक परिवेश प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करते हैं। प्राकृतिक परिवेश परिवर्तन जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, उपयुक्त, संवेदनशील और दीर्घकालीन हो सकता है। अब इसकी मूलभूत संकल्पना देखेंगे भूदृश्य डिजाइन की। किसी भी परियोजना में भूदृश्य डिजाइन द्वारा दिए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूदृश्य दृष्टिकरण, विचारों, सृजन, छोटे बड़े खुले स्थान, सौंदर्य बोध, तकनीकी समझ और रचनात्मकता के साथ बढ़ाना है। इस काम में शहरी ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में डिज़ाइन करने वाले लेकर पार्क, बगीचे, आवासीय क्षेत्र से लेकर सिटी सेंटर डिज़ाइन शामिल होता है। इसमें खनन व सड़क मार्ग के निर्माण द्वारा प्रभावित भूमि को सुधारना भी शामिल होता है। अनेक वृत्ताकार भूदृश्य डिज़ाइन बनाने से अतः भूदृश्य डिज़ाइनर अनेक परियोजनाओं जैसे कि शहरी यातायात, द्वीपों, भूदृश्यीकरण, बंगलों, विला, होटलों, आवासीय परिसरों और कार्यालय भवनों का, अस्पताल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सार्वजनिक पार्कों, विद्यालयों, विश्वविद्यालय परिसर, एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशन, सभागार जैसे सार्वजनिक स्थलों पर काम कर सकता है। अनेक मामलों में क्षतिग्रस्त भूदृश्य जैसे भूभरण स्थानों, खानों के पुनरुद्धार करने के आकर्षक व सुंदर स्थानों में परिवर्तन कर दिया जाता है। पर्यावरणीय निम्नीकरण रोकने के लिए पारिस्थितिक दीर्घकालीनता को समेकित करना भी भूदृश्य डिजाइनर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जिस प्रकार आंतरिक डिजाइनर के स्थान पर उपयोग में ड्राइंग बनाता है, वैसे ही भूदृश्य डिजाइनर भी मास्टर प्लान बनाता है जिसके लिए रचनात्मकता, कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। विस्तृत ड्राइंग और तकनीक विनिर्देशों वाला होता है। एक भूदृश्य डिजाइनर भूदृश्य ठेकेदारों के साथ साथ अन्य व्यवसायियों, विशेषज्ञ रूप से वास्तुकारों, योजनाकारों, पर्यावरणविदों और सर्वेक्षण अभियांत्रिकी के कार्य में काम में लगे लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। ऐसा करते समय भूदृश्य डिजाइनर को अनेक कारक होते हैं जैसे जलवायु, सूक्ष्म जलवायु का प्रकार, स्थलाकृति, अभिविन्यास, स्थान का निकासी, भूस्थल भूभरण, पुनर्भरण, हरियाली को बढ़ाने के लिए मृदा के गुणवत्ता के साथ ही मानव व्यवहार का विचार करना। अनेक बगीचों में पुष्पित डिज़ाइन बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति भवन, कश्मीर, मुगल गार्डन कुछ भूदृश्य डिज़ाइनर के विशिष्ट विषयों पर काम किया है। मैसूर में म्यूजिकल गार्डन, संगीतमय बगीचा, दिल्ली के पंचदरीय बगीचा, गार्डन ऑफ 5 सेंसर, इसमें विविध प्रकार के पौधे रखे हुए हैं 5 इंद्रियों को प्रेरित करते हैं। बेंगलुरु के तितली पार्क, भोपाल का ईदगाह हिल्स, मुंबई का हैंगिंग गार्डन, यहाँ पौधों के विभिन्न पशुओं के आकार का तराशा गया है। भूदृश्य डिजाइनर जलाशय, धातु के कचरे, अपशिष्ट सामग्री आदि का उपयोग करके काम करते हैं। इसका उदाहरण है चंडीगढ़ का एक रॉक गार्डन है। इसके लिए भूदृश्य पार्क पौधे अतिरिक्त विभिन्न सामग्री जैसे कि मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, धातु, बांस का काम, चूड़ियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। अन्य क्षेत्र जिसमें भूदृश्य डिजाइनों का महत्वपूर्ण योगदान है। बाढ़ के पानी और अपशिष्ट जल का प्रबंधन, इसमें हरियाली, बंजर भूमि से हरित क्षेत्र में बदलने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, भूजल पुनर्भरण और कुछ वनस्पति आदि आर्द्र भूमि का उपचारित करना भी शामिल है। वनस्पति उद्यान, पौधशालाएं, प्राकृतिक रूप से संरक्षित क्षेत्र, मनोरंजन सुविधा जैसे खेल का मैदान, गोल्फ कोर्स, थीम पार्क, खेलकूद की सुविधाएं, राजमार्ग, परिवहन साधन, सेतु, तटीय क्षेत्र, पैदल पथ, गलियारे, पार्किंग क्षेत्र, प्राकृतिक बगीचे, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक भूदृश्यों का सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक बगीचे का मूल्यांकन, संरक्षण अध्ययन, जलाशय, बांध, पावर स्टेशन, प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजना, पर्यावरणीय निर्धारण, भूदृश्य मूल्यांकन, आयोजना, सलाह, भूमि प्रबंधन प्रस्ताव, तटीय अपतटीय क्षेत्र, पारिस्थितिक डिजाइनर जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दीर्घकालीनता के साथ स्वयं को समाकलित करके पर्यावरणीय विनाशकारी प्रभाव को कम करना, समोच्च रेखा, मृदा, परिस्थिति, भवनों, सड़कों आदि का केंद्रित स्थानों पर प्रारंभिक अध्ययन करना, ग्राहकों के विनिर्देशों को पूरा करने के लिए उपयोगिता के संदर्भ में विभिन्न स्थानों की क्षमता का मूल्यांकन करना, पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करना, भूदृश्य डिजाइनर की भूमि के वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए, जो निम्नलिखित है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों भूदृश्यीकरण और विचारणीय घटक के बारे में।